Assalamu alaikum class. Lecture number is 11 and we are going to start chapter number 7. Our chapter name is Properties of Matter from 9th Physics. पीछे जो थे टॉपिक्स वो हमने डिस्कस कर लिए थे चैप्टर नंबर 6 के। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 7 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो आज के टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, डेंसिटी, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इन लिक्विड, ये वाले टॉपिक्स हैं और इन पे आपने फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आगे हम फर्दर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक्स जो हैं ये चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट हाफ है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप करते वक्त हम इनको डिटेल में भी स्टडी कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी, आपने अपनी बुक का पेज नंबर 144 ओपन करें, यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। ये आपका जो है आपके यूनिट का फर्स्ट पेज है। जस्ट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्किल्स दी हुई हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ऑफ कनेक्शन। इस पेज से आपका कोई लिंक नहीं है। आपने पेज नंबर 145 पर जब आएंगे तो वहाँ पर जो है यहीं से हमारे जो फर्दर टॉपिक जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, और फर्दर टॉपिक जो हम इनको डील करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने गौर से सुनना है और अच्छे तरीके से इसको मतलब जो मैं आपको स्लाइड्स अभी दूँगी आपने इनको गौर से सुनना है, समझना है, और इसके बाद फिर मैं आपको बुक से स्टेप बाय स्टेप रीड करवा रही हूँ, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर पहले हम पढ़ लेते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर, जो आपकी बुक का पेज नंबर 145, उसको ओपन करें, ठीक है। और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। इसके 3 पॉइंट्स हैं, 3 फीचर्स हैं जो कि शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इनको याद रखना है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, कि एक मैटर जो है वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल रिमेन्स इन कॉन्टीन्यूस मोशन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूस मोशन में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब आपको यहाँ से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या कहा जा रहा है कि कॉन्टीन्यूस मोशन में रहते हैं। तो आपने इसकी फ़िगर चेक करें। फिगर है 7.2, आपकी बुक का पेज है, पेज नंबर 145 पे 7.2 फिगर है। तो फर्स्ट फिगर देखें कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटेनर से टकरा रहे हैं। क्यों टकरा रहे हैं? कि वो मुसलसल मोशन में है। मुसलसल क्या है, मोशन में है, कॉन्टीन्यूस मोशन में है। और देखें दो जो आपस में मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जब मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन होती है, जब मॉलिक्यूल्स के अंदर हरकत होती है, तो वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 फीचर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मतलब इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो आपने तीनों फीचर्स को अच्छी तरीके से याद रखना है। ये एक शार्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, बार बार बता रही हूँ कि ये शार्ट क्वेश्चन जो है आपने याद रखने हैं। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। एंड इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। और अगर मैटर की डेफिनेशन देखें, एनीथिंग विच हैव अ मैस, ठीक है, ऐसी एंड हैव अ स्पेस, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि मैस रखती हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जगह घेरती है, उसको बोलते हैं मैटर, ठीक है। और इसका और जो मैटर जो होती हैं डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, इसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, ये स्टॉप नहीं रहते, जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि गर्दिश के दौरान, मूवमेंट के दौरान जब ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है कि ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे वो टकराता है। और जो मोमेंटम है कंजर्व रहता है, ठीक है, कंजर्व रहता है मोमेंटम। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कंटिन्यूस मोशन होती है।
उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टेट ऑफ मैटर वैसे तो आपको पता है कि 3 स्टेट्स हम डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन साइंस ने न्यू इन्वेंशन, अगर हम इन्वेंशन देखें तो 4 स्टेट भी आ गई है स्टेट ऑफ मैटर की। तो हम बोलते हैं देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में, इनके चार्ट वगैरह जो मैंने प्लॉट किए हैं, और आपने इनको अच्छे तरीके से गौर से सुनना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ से आपकी बुक से पढ़ा दूँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो है टॉपिक्स जो है फर्दर डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपको इसका चार्ट समझना है कि इस चार्ट में क्या बताया जा रहा है। जब मैं आपको आपकी बुक से रीड करवाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, उनमें डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि सॉलिड में कौन सा डिफरेंस होता है, ठीक है, और लिक्विड में कौन सा डिफरेंस है और गैस में कौन सा है, ठीक है। तो मैटर है, मैटर की स्टेट या उसकी फेस को अगर हम डिवाइड जो किया सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले तो आप इस जो इनके अंदर एक डायग्राम दी गई हैं तीनों के अंदर सेपरेटली, इनको देखें। सॉलिड में क्या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जकड़े हुए हैं, इनमें कोई स्पेस नहीं है, यानी कि ये यानी कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल है, फिर एक के राइट साइड पे जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर मॉलिक्यूल है, यानी एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में तरतीब में मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, ठीक है। और क्या है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो एनर्जी है, सॉलिड्स के अंदर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं सीक्वेंस में, जिसकी वजह से सॉलिड्स को क्या है ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आप लिक्विड के अंदर एक छोटी सी फिगर है वो चेक करें कि सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें थोड़ी सी स्पेस है, लेकिन सॉलिड के अंदर अगर हम देखें तो सॉलिड के अंदर कोई स्पेस है ही नहीं। लिक्विड की अगर सॉलिड के मुताबिक देखें तो लिक्विड के अंदर थोड़ी सी स्पेस है। उसके बाद है गैस। गैस के अंदर आप देखें गैस की फिगर को, जो इसके अंदर है उसको लिक्विड और सॉलिड के साथ जब आप मैच करें तो देखें गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस है एज़ कम्पेयर टू, यानी अगर हम लिक्विड के साथ गैस का कंपैरिजन करते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, जबकि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें स्पेस गैस के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन अगर गैस का कंपैरिजन सॉलिड से करते हैं तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच हुए हैं। लेकिन अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा है और वो एक दूसरे के साथ अटैच भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से गैस और लिक्विड का कंपैरिजन हो गया, गैस का और सॉलिड का, सॉलिड लिक्विड का, लिक्विड गैस का आपस में कंपैरिजन इनकी शेप की वजह से, इनकी मतलब जो मोशन है इनके मॉलिक्यूल्स की, उस लिहाज से इनको क्या कर रहा है डिस्कस कर लिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी मतलब शेप की, इसकी डेफिनेट वॉल्यूम की, तो हम बताएंगे सॉलिड का जो है ये एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट का मतलब है तरतीब, मखसूस। डेफिनेट का मतलब होता है श्योर। डेफिनेट का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपने एक ईंट रखी है और उस ईंट के ऊपर उसी शेप की एक और ईंट रख दी, और ठीक है, और उसी शेप की एक और ईंट जो उसकी राइट साइड पे रख दी, यानी कि क्या मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई खला नहीं है, वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। इसको बोलते हैं डेफिनेट शेप, यानी ऐसी शेप जिसको हम देख सकते हो, हमें पता चले हाँ ये शेप इस तरह से बनी हुई है। जो इनडेफिनेट शेप होती है ना, उस शक्ल को पहचानने में हमें मुश्किल होती है, हमें नहीं पता चलता कि इसमें क्या चीज़ बयान की जा रही है।
इसी तरीके से अगर हम सॉलिड का वॉल्यूम देखें, जब इसकी शेप डेफिनेट होती है तो इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। वॉल्यूम डेफिनेट होने का मतलब ये है कि हमें पता है कि ये अगर इतना ये ज़्यादा सॉलिड है तो इसको मेल्ट करने के लिए या इसको हरकत करवाने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है या हमें कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। इसका मतलब है कि सॉलिड के जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट है, ठीक है, और सॉलिड के जो शेप है वो भी डेफिनेट है। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। जैसे कि अब आपका जग है, जग में आप पानी डालें तो आपको ऐसा लगेगा कि जग के मुताबिक पानी की शेप ऐसी है, यानी कि पानी की शेप जो है वो जग जैसी है। अब आप गिलास में पानी डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी का जो शेप है वो गिलास की तरह है। इसी तरीके से आप स्पून यानी कि चम्मच के ऊपर पानी डालते हैं तो आपको ऐसा लगता है पानी की जो शेप है वो चम्मच की तरह है। तो इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। आपने उसको जिस कंटेनर में या जिस चीज़ में आप वाटर को डालेंगे वो उसी की शेप ले लेता है। तो इनडेफिनेट शेप होगी, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके वॉल्यूम को बयान करें तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा। हमें पता है कि पानी जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, तो हमें पता है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं गैस की, गैस का जो शेप है वो भी डेफिनेट नहीं है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और क्या है एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, उनकी कोई शेप नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से उनका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट नहीं है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्शन है वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से है कि वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में तो जुड़े हुए नहीं होते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ना उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही उनकी शेप डेफिनेट होती है, ठीक है। यहाँ तक जो था हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस कर लिया, इसकी शेप के लिहाज से भी, इसके वॉल्यूम के लिहाज से भी, ठीक है। और यहाँ तक कि आपको फिगर में ये भी बताया कि जो लिक्विड होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स किस तरह होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स किस तरह होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स किस तरह होते हैं। रिवाइज दोबारा करवा देते हैं। जैसे कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में अटैच हुए हैं, जबकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में थोड़ा सा स्पेस है। लेकिन जब हम गैस को देखते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसका मतलब है कि इनकी ना तो शेप डेफिनेट होगी और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होगा। उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये तीनों जो कंटेनर है मैंने आपके सामने रखे हैं आपकी स्लाइड में, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आप देखिए सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच हुए हैं, ना इनमें हमें कोई खला नज़र आ रही है और ना इनमें हमें कोई मोशन नज़र आ रही है। ये एक शेप में पड़े हुए हैं, स्क्वायर फॉर्म शेप में। लेकिन अगर हम लिक्विड को देखें तो लिक्विड के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस है, ठीक है। लेकिन अगर हम गैस को देखें तो गैस के मॉलिक्यूल्स में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड की तरह नहीं होता कि जिस कंटेनर में उसको डालेंगे सॉलिड वैसी ही शेप ले लेगा। नहीं, हम सॉलिड की जैसी शेप बनाते हैं, सॉलिड उसी फॉर्म में रहता है। लेकिन लिक्विड की हम शेप नहीं बना सकते अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि लिक्विड को जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी कंटेनर की या वो उसी चीज़ की शेप ले लेता है। तो लिक्विड की जो शेप है वो इनडेफिनेट है, क्योंकि इसकी डेफिनेट कोई शेप नहीं होती, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है। इसी तरीके से जो गैस है, आप गैस को सिलेंडर में भरें, ठीक है, या गैस को पाइप में डाल दें, तो यानी कि गैस को हम जिस चीज़ में डालेंगे गैस भी उसी चीज़ की शक्ल ले लेगा। इसका मतलब है इसकी शेप जो है वो इनडेफिनेट है और जो वॉल्यूम है वो भी इनडेफिनेट है। वॉल्यूम के इनडेफिनेट होने की वजह ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, ना डेफिनेट शेप में होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। उसके बाद है शेप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के जो मैटर की स्टेट्स हैं उसकी शेप को हम डिस्कस कर लेते हैं।
सॉलिड देखें यहाँ पर जो है वुड देख लें आप, गोल्ड देख लें, इसी तरीके से ब्रिक देख लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले हम देख लेते हैं गोल्ड को। अब देखें गोल्ड का कलर है येलो, लेकिन अगर इसकी शेप देखें तो है डेफिनेट सर्कुलर फॉर्म में। इसी तरीके से अगर हम वुड को देखें, या लकड़ी दिखाई गई है छोटी सी, आप देखें तो लकड़ी की शेप भी डेफिनेट होती है, ठीक है। इसी तरीके से ब्रिक दिखाई गई है, ईंट, उसकी भी क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है। ईंट जो है उसकी डेफिनेट शेप होती है। कभी आपने नहीं देखे कि ईंट को आपने जग में डाला हो तो आपको ऐसा लगा हो कि ईंट ने जो है वो जग की शक्ल ले ली है? नहीं, ईंट अपनी शक्ल बरकरार रखे हुए है। इसका मतलब जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनकी जो शेप होती है वो अपनी शेप को, अपनी शक्ल को बरकरार रखते हैं। किसी भी चीज़ में डालने से सॉलिड की जो शक्ल होती है वो चेंज नहीं होती, वो वैसे ही रहती है जिस तरह हम उनको बनाते हैं। इसी तरीके से जो लिक्विड है इनको ड्रॉप वाइज दिखाया गया, मिल्क, ब्लड और कॉफ़ी। मिल्क का ड्रॉप देख लेते हैं, वाइट है, ठीक है। इसी तरीके से और ब्लड का जो रंग देख लें वो मतलब रेड है। कॉफ़ी का ब्लैक है। असल में शेप्स आपको दिखाने, आपको यहाँ पे मैंने कलर नहीं दिखाने हैं, आपको मैंने यहाँ पे शेप्स दिखाने हैं। अब लिक्विड की शेप देखें, ड्रॉप वाइज होती है ना, तो देखें ये ड्रॉप बने हुए हैं। मिल्क का ड्रॉप है, ब्लड का ड्रॉप है, कॉफ़ी का ड्रॉप है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको मतलब ड्रॉप करते हैं किसी वाटर को, तो ये मतलब ड्रॉप वाइज जाता है। इसी तरीके से गैसेस हैं। अब गैसेस को देख लें, हीलियम है, नियॉन है और ज़ीनॉन है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे से अट्रैक्ट करके एक दूसरे को परे धकेलते हैं। तो यहाँ पर देखें हीलियम का जो ऊपर वाली, जो हीलियम की ये जो गैस है, इसकी ऊपर वाली सतह देखें तो एक मोटी मोटी और ब्राइट नज़र आ रही है, और थोड़ी सी साइडों पे देखें धुंधली नज़र आ रही है। इसका मतलब जो गैस की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती। जिस चीज़ में हम उनको डालते हैं वो वैसी शेप ले लेती हैं, इनडेफिनेट शेप रखती हैं और इनडेफिनेट वॉल्यूम रखती हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 145 ओपन करें, उस पर सॉलिड दिया गया है टॉपिक, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड सच एज स्टोन, मेटल, स्पून, पेंसिल। पेंसिल की शेप देखें तो आपने देखा होगा, पेंसिल को आपने, लेड पेंसिल आपके घर में होती है, आप पेंसिल को जग में डालें, क्या पेंसिल जग की शक्ल लेगी? नहीं, पेंसिल की तो शक्ल वैसी है जिसमें उसको बनाया गया। इसका मतलब है कि पेंसिल को सॉलिड में कंसिडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने अपनी शक्ल को बरकरार रखे हुआ है। सॉलिड्स जो होते हैं ना, वो अपनी शक्ल को मेंटेन करके रखते हैं, वो किसी और शेप की तरह नहीं बन जाते उनमें डालने से। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप स्टोन है, पत्थर को आपने डाला शूज़ के अंदर, क्या वो शूज़ की शक्ल ले लेगा? नहीं, उसने अपनी शक्ल मेंटेन की हुई है। इसका मतलब है सॉलिड जितने भी होते हैं वो अपनी शक्ल को बरकरार रखे हुए होते हैं, वो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहे होते अपनी शक्ल को बनाने के लिए। जिस तरह उनको बना दिया जाता है वो वैसे ही रहते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड्स है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ये तो हमें पता है कि जैसे लकड़ी है, लकड़ी की शेप क्या होती है? फिक्स होती है। कभी आपने ऐसे देखा है कि आपने लकड़ी को मतलब मोड़ा हो बीच में से तो वो मुड़ गई हो, टूट गई हो? नहीं, लकड़ी बहुत हार्ड होती है। क्यों? उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं, लकड़ी को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका मतलब है कि लकड़ी का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, और लकड़ी की जो शेप है वो भी क्या है? डेफिनेट है। देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर। अब हम यहाँ से देख लें 145 पेज पे लास्ट फिगर है 7.3। तो देखें यहाँ पे सॉलिड्स के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड हुए हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है इनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। इसका मतलब है कि इनके मॉलिक्यूल जो आपस में डेफिनेट शेप में जुड़े हुए हैं, इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इनमें स्पेस नहीं है।
दे वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, यानी कि जिस पोजीशन में इनको रखा जाता है ये उसी पोजीशन पे क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं हो सकते। जैसे कि ईंट है, आपने इसको ज़मीन पर रखा, 2 मिनट बाद आप आएंगे तो ईंट उसी पोजीशन पे रखी रहेगी जिस पोजीशन पर आप रखे गए हैं। ये नहीं है कि ईंट को आपने राइट साइड पे रखा है, थोड़ी देर बाद आप उस जगह पर आते हैं तो आप देखते हैं कि ईंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे चलेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सॉलिड को जहाँ पर रखा जाता है ये वहीं पर रहते हैं। इनकी शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है और इसके अलावा इनका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है और ये अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हुए होते हैं। सॉलिड की ये खसूसियात हैं। सॉलिड्स की क्या है, यही करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका मतलब है जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स को डिस्कस कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स मोर देन इन सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स में तो कोई डिस्टेंस नहीं है, तो सॉलिड्स के मुकाबले में लिक्विड का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। Thus attractive forces between them are weaker। अब लिक्विड्स के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीकर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनके उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो डेफिनेट शेप में नहीं है, वो इनडेफिनेट शेप में है। उनके मॉलिक्यूल्स की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है, जिसकी वजह से हम कहें कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वो तो एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड है ही नहीं, वो तो एक दूसरे से यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, वो एक दूसरे से थोड़ा सा फासले पर है, उनके दरमियान में स्पेस है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। Like solids, molecule of liquid also vibrate about their mean position but are not rapidly rigidly held with each other। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट तो करते हैं अपनी मीन पोजीशन पर, लेकिन क्या है कि वो एक दूसरे के साथ रिजिडली अटैच नहीं होते। ड्यू टू द वीकर एट्रैक्टिव फोर्सेस दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। अब क्या है कि इनमें एट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे पर क्या कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं। दस द लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड जो है फ्लो भी करते हैं। जैसे आपके घर में जो टैप यानी कि टूटी लगी हुई है, पानी को आप जैसे टूटी ऑन करते हो पानी निकलता है, इसका मतलब है कि वाटर फ्लो कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। डैम्स में देख लें, समंदरों और दरियाओं में देख लें, पानी बह रहा होता है, इसका मतलब है कि पानी के अंदर मूवमेंट है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की एबिलिटी रखता है। द वॉल्यूम ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम बट बिकॉज इट कैन फ्लो। जो वॉल्यूम होता है इसका ये डेफिनेट होता है, कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन इसका जो शेप है वो इनडेफिनेट है, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है, डेफिनेट रहता है। तो इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये फ्लो भी आसानी से करता है। इट अटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर टू विच इट इज़ पुट। ये लाइन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि लिक्विड्स को आप जिस कंटेनर में डालेंगे ये उसी की शेप ले लेगा। तो लिक्विड को हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया। उसके बाद है गैस। गैस सच एज एयर हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। गैस जो है इसका इनडेफिनेट शेप होती है और इनडेफिनेट इसका वॉल्यूम होता है, यानी कि गैस की ना तो कोई शेप है ना कोई वॉल्यूम है, जिसकी वजह से में अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, यानी कि ना होने के बराबर होती है। गैसेस को जिस कंटेनर में डालते हैं ये उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर हम यानी कि इनको हम एक तो है कि गैसेस जो है ना ये अपनी जगह पर मूवमेंट नहीं कर सकती, अपनी फ़िक्स पोजीशन पर मूवमेंट नहीं करती, इनको डिफरेंट पोजीशन चाहिए होती है रैंडमली मोशन के लिए। Their molecules have random motion and move with high velocity। अब क्या है, आप फिगर 7.5 देख लें गैसेस की, पेज नंबर 146 पे। गैसेस जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, अलॉट ऑफ डिस्टेंस पर क्या है कि गैसेस जो हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि वो ज़्यादा मूव करेंगे। उनको ज़्यादा मूव करने के लिए क्या हाई वेलोसिटी चाहिए होती है, यानी स्पीड चाहिए होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह को चेंज करने के लिए उनको वेलोसिटी चाहिए होती है। ज़ाहिर सी बात है
जब गैसेस के मालिक्यूल जो उनमें ज़्यादा स्पेस है, वो उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना होने के बराबर है, तो एक दूसरे से ज़्यादा मूव करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। एक दूसरे से दूर जाएंगे इसका मतलब है कि उनकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में है, यानी कि गैसेस के जो मालिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में एक दूसरे से टकराते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं। इन गैसेस मालिक्यूल्स आर मच फार्दर अपार्ट देन सॉलिड्स आर लिक्विड्स। गैसेस में जो मालिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं, यानी कि लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में। दस गैसेज आर मच लाइटर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो गैसेज होती हैं ना, इनका जो वॉल्यूम है वो इनडेफिनेट है, और तो गैसेस का कोई मैस जो है वो ज़्यादा तो होता नहीं है, जिसके वजह से हम कहेंगे गैसेज होती हैं ये बहुत हल्की होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड का वेट सबसे ज़्यादा होगा, सॉलिड का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा होगा उसके मुकाबले में। अगर लिक्विड का देखें थोड़ा सा कम, लेकिन गैस का इनके मुकाबले में देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा कम। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं, क्योंकि इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है, ये मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर की वाल से, दीवार से टकराते हैं। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम इनको कन्वर्जन इनकी समझ लेते हैं। ये मैंने चार्ट आपको यहाँ पर अपलोड कर दिए, इस चार्ट को आपने समझना है और याद रखना है। मैं आपको बता दूँ कि स्टेट ऑफ मैटर जो है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आता है। बोर्ड यानी कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ बताओ, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ बताओ, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ बताओ। आपने स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, शेप बनानी है, इनकी फिगर बनानी है, इनको एक्सप्लेन करके बताना है, तब जाके आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेंगे। तो फ्लो चार्ट जो हम डिस्कस कर लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को यहाँ पर डिस्कस किया गया है और अब बताना है। अब देखें सॉलिड है, सॉलिड से ऊपर एक लाइन जा रही है जहाँ पर लिखा हुआ है सब्लिमेशन, और वो एरो आकर एंड हो रहा है गैस पर। इसका मतलब है कि जब सब्लिमेशन होती है तो सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। सॉलिड लिक्विड में नहीं जाता, सॉलिड किस में जाता है? गैस में। जब क्या होती है? सब्लिमेशन हो रही होती है। लेकिन सॉलिड को जब हम मेल्ट करते हैं, थोड़ा सा नीचे अगर आप लाइन देखें, सॉलिड को जब हम मेल्ट करते हैं तो सॉलिड मेल्ट होने के बाद किस में जाता है? लिक्विड में, ठीक है। और लिक्विड, जब पानी को आप फ्रीज़र में रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं, यानी कि जो कटोरे होते हैं पानी के अंदर, पानी को जब कटोरे जो जिस बाउल के अंदर आप डालते हैं और फ्रीज़र में रख देते हैं, पानी आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उसको देखें, तो जिस कंटेनर में आपने पानी को रखा हुआ होता है फ्रीज़र में, उस कंटेनर की शेप की सॉलिड शक्ल बन जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि पानी को जब हम फ्रीज़ करते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाता है? सॉलिड फॉर्म में, बर्फ़ बन जाता है। ये तो जो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड को जब हम बॉयल करते हैं, जब लिक्विड को अक्सर आपने देखा होगा आपके घर में चूल्हे वगैरह होते हैं, जब आप देगची के अंदर पानी डालते हैं और नीचे से चूल्हा जो है वो जलाते हैं, यानी कि फ्लेम को ऑन करते हैं, तो आपने थोड़ी देर बाद देखते हैं पानी जो हो रहा होता है वो एवोपरेशन शो कर रहा होता है, पानी के वेपर्स बनते हैं और हवा में उड़ रहे होते हैं, बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि लिक्विड्स को जब आप बॉयल कर रहे होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। और गैस की जब हम कंडेंसेशन कर रहे होते हैं और लिक्विड में आते हैं गैस। अब देखिए एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें आपने क्या रखा? आपने गैसेस डाल दी, कंटेनर में आपने गैस डाली, ठीक है, और उस गैस को जब आपने कंटेनर में डाला और कंटेनर का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसको प्रेस कर दिया। जैसे आप प्रेस करेंगे ना, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, वो जैसे मिलेंगे ना तो वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो गीला गीला। अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में जो फोग होती है, जब हम आसमान पर देखते हैं तो फोग यानी कि जो गैस है, फोग भी एक गैस ही है ना, वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो फोग यानी कि वो धुआं जब हमारी स्किन पर आता है तो स्किन के एक ही पोर्शन पर जब वो सारे पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो हमारी स्किन गीली हो जाती है। इसका मतलब ये है कि गैसेस जब आपस में मिलती हैं तो वो लिक्विड बनाती हैं। लिक्विड को जब हम फ्रीज़ करते हैं यानी कि फ्रीज़र में रखते हैं
तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड की सब्लिमेशन करते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गैस को जब हम गैस के अंदर जब कंडेंसेशन हो रही होती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब गैस की हम डेपोजिशन कर रहे होते हैं, इसको डिपॉजिट कर रहे होते हैं, तो ये डायरेक्ट सॉलिड में आ जाते हैं। इस चार्ट को मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, आप गौर से इसको देख लें। सॉलिड की जब सब्लिमेशन करते हैं तो वो गैस में आता है, वो लिक्विड में नहीं जाता। सॉलिड को जब हम मेल्ट करते हैं, जैसे कि चॉकलेट है, सॉलिड फॉर्म में जब आप इसको मेल्ट करेंगे तो ये लिक्विड में आ जाएगी। इसका मतलब है कि सॉलिड को जब हम मेल्ट कर रहे होते हैं तो वो लिक्विड में आ जाता है। लिक्विड को जब हम बॉईल करते हैं तो वो गैस में चला जाता है। गैस की जब हम कंडेंसेशन कर रहे होते हैं तो वो लिक्विड में आता है। लिक्विड को जब हम फ्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। जब आप गैस की डिपोजिशन कर रहे होते हैं तो ये सॉलिड में आता है। तो ये एक चार्ट मैंने आपको बताया था कि किस तरह स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे में किस लिहाज से कन्वर्ट हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये मैंने आपको बता दी है। और दूसरी बात ये कि आपसे पूछ सकते हैं कि जी हाँ ये बताओ कि सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, क्या कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा होता है, ये गैस में किस तरह सॉलिड डायरेक्ट जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है, ये गैस जो है वो सॉलिड में किस तरह कन्वर्ट हो रही होती है। तो या आपसे वो चार्ट भी पूछ सकते हैं कि जी हमें एक फ्लो डायग्राम बना के दिखाओ स्टेट्स ऑफ मैटर की वो एक दूसरे में किस तरह कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो मैंने ये आपको ऑलरेडी आपको आपके नोटिस में डाल दी है, इसको आपने नोट डाउन कर लें और समझ लें कि यही प्रोसेस जब होता है तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं ये दूसरी फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होती हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, तो हम डेफिनेशन यहाँ स्लाइड से पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन, नो शेप और वॉल्यूम, यानी कि प्लाज्मा की ना तो कोई शेप होती है ना वॉल्यूम, ये भी एक लिक्विड की तरह होता है। इसको जिस कंटेनर में डाल देंगे ना ये उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। पार्टिकल जो हैं हैव ब्रोकन अपार्ट, पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। और इलेक्ट्रिकली चार्ज, प्लाज्मा जो है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे कि लाइटनिंग, स्टार्स, नियॉन लाइट्स। तो ये जो थी मैंने आपको प्लाज्मा की डेफिनेशन जो है वो बता दी। पेज नंबर 146 ओपन करें, आपकी बुक का ही टॉपिक है प्लाज्मा। यहाँ से अब मैंने आपको बुक से यानी आपके चैप्टर से अब हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मालिक्यूल्स गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, यानी कि गैस मालिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है जब उनको हम कॉन्टीन्यूसली हीट अप कर रहे होते हैं। अब अक्सर आपने देखा होगा एक देगची है, ठीक है, एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने लिक्विड को रख दिया। जब आप लिक्विड को रखते हैं और उसको उस देगची को ना ढक्कन लगा देते हैं, यानी कि उसको कवर कर देते हैं, ठीक है। आप फ्लेम ऑन करते हैं, उसको चूल्हे को जलाते हैं और आप उस कवर को यानी कि उस जो आपने कंटेनर लिया उसके जो कवर है ना उसके कवर को आपने हटाना नहीं है। तो आप आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद देख लें, 2 घंटे बाद देख लें,
कि पहले तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उस कंटेनर की दीवार से टकराएंगे और ऐसा लगेगा जैसे वो उस कवर को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने फ्लेम की जो हीट थी वो बहुत ज़्यादा कर दी। जैसे आपने आग जलाई, फ्लेम को ऑन किया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्ट मूव करने लग गए हैं, यानी फास्टर से फास्टर हो रहे हैं। The collisions between atoms and molecules of the gas become strong that they tear off the atoms। कि जब ये आपस में टकराते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है अपने वैलेंस शेल से, तो उस पर पॉजिटिव आ जाता है साइन। आपने इक्वेशन देखी जैसे कि Na यानी कि सोडियम, ठीक है, एरो का निशान लगाएं और Na पॉजिटिव शो करें, Na के ऊपर पॉजिटिव का निशान लगाएं और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सोडियम था पहले तो वो न्यूट्रल था, जैसे उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से रिमूव किया तो कितना हो गया कि उस पर पॉजिटिव साइन आ गया। सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि पहला शेल यानी के शेल में 2, एल शेल में 8 और जो एम शेल उसमें 1। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो बाकी जो है उसके 8 जो है वैलेंस शेल में बच जाएंगे और 2 जो है वो फर्स्ट शेल में बच जाएंगे। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से जो सोडियम न्यूट्रल था अब वो किस फॉर्म में चला गया है, पॉजिटिव फॉर्म में चला गया। दिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड द प्लाज्मा। Plasma is also formed in gas discharge tubes when electric current pass through these tubes। आप लोगों के घरों में ट्यूबलाइट्स वगैरह हैं, कभी आपने ये नोटिस किया कि ट्यूब लाइट जो है ये किस तरह में रोशनी प्रोवाइड कर रही होती है, क्यों जल रही होती है? क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो है एक लिक्विड फॉर्म में होता है। 100 वाट का आपने बल्ब देखा होगा जिसकी येलो लाइट होती है, तो आपने वो बल्ब का ऊपर वाला शीशा नहीं, उसके अंदर वायर और सब कुछ सिस्टम लगा हुआ होता है, उसके अंदर एक प्लाज्मा होता है जिसकी वजह से हमें येलो लाइट मिल रही होती है, जिसकी वजह से हमें रोशनी मिल रही होती है, जिसकी वजह से हमारा कमरा रोशन होता है। उसमें अहम किरदार अदा कौन कर रहा होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा जो है न्यू इन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैटर की चौथी स्टेट है, इन विच अ गैस अकर्स इन इट्स आयनिक स्टेट। इसमें जितनी भी गैस पाई जाती हैं वो आयनिक फॉर्म में होती हैं, ठीक है। पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स गेट सेपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। प्लाज्मा आल्सो एग्जिस्ट इन नियॉन फ्लोरेसेंट ट्यूब व्हेन दे ये ग्लो, कि फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है उसके वो जो ग्लो कर रही होती है वो प्लाज्मा की वजह से कर रही होती है। सिंपल मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट्स हो गई, बल्ब हो गया, ठीक है, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गई, ये जो भी जो आला जो है, जो भी डिवाइस है जो चमक शो करेगी ना, जो ग्लो शो करेगी, आप समझ जाना कि वहाँ पे कौन सा जो स्टेट ऑफ मैटर यूज़ हो रहा है, प्लाज्मा, ठीक है। यानी कि कोई भी डिवाइस जो है जब वो चमक रही होती है, ग्लो शो कर रही होती है, घरों में जो चमक हो रही होती है वो उसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा आल्सो एग्जिस्ट इन नियॉन एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स व्हेन दे ग्लो। मोस्ट ऑफ द मैटर दैट फिल्स इन द यूनिवर्स इन द प्लाज्मा स्टेट। इन स्टार्स सच एज आवर सन गैसेस एग्जिस्ट इन द आयनिक स्टेट। सन को देख लें, सूरज जो है इसमें भी प्लाज्मा पाया जाता है जो कि आयनिक स्टेट में होता है, जिसकी वजह से सूरज जो है हमें रोशनी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा होता है। प्लाज्मा इज़ हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। अब देखें, बल्ब जो है ना 100 वाट का जिसकी येलो रोशनी होती है, उसके अंदर प्लाज्मा होता है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो करंट जो है वो पास होता है,
प्लाज्मा के अंदर से, और रोशनी हमें किस फॉर्म में मिलती है, येलो फॉर्म में। इसका मतलब प्लाज्मा के अंदर एबिलिटी है कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो सकता है। तो प्लाज्मा की दूसरी पिक्चर है, ये मैंने प्लाज्मा की शक्ल भी इसमें आपको दिखा दी है ताकि आपको पता चले कि प्लाज्मा क्या होता है। आगे हम फर्दर इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक। अ स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस। जब पॉजिटिवली चार्ज आयंस का जिक्र आएगा तो प्लाज्मा आपने लेना है। अच्छा, कभी अभी आपने ये सवाल सोचा कि जो प्लाज्मा है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्यों बोल रहे हैं, उसको हम नेगेटिवली चार्ज आयंस क्यों नहीं बोल रहे? इसकी रीज़न लिख लें, नोट डाउन करें। क्योंकि प्लाज्मा, अब यहीं से मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके घर में जो बल्ब है 100 वाट का, जिसकी येलो कलर की रोशनी होती है, जब इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब चमकता है। यानी कि जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो प्लाज्मा से पास होती है। प्लाज्मा अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, उसके बदले में चमक शो होती है। उसकी इलेक्ट्रॉन को यानी कि डोनेट, उसके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की वजह से क्या हो रहा होता है, हमें रोशनी मिल रही होती है। तो हम कहते हैं कि जी बल्ब जो येलो रोशनी दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि प्लाज्मा जो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, प्लाज्मा गेन तो नहीं कर रहा। तो जो चीज़ जब अब देख लें आप, पॉजिटिवली चार्ज आयंस इसको दूसरी वजह से भी कहते हैं कि जब कोई भी एटम, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसमें क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें हीट जो है रिलीज़ होती है। पॉजिटिव आयन के केस में जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से जब प्लाज्मा में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और बल्ब जो है वो चमकना शुरू कर देता है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर हीट जो है वो रिलीज़ हो गई है, ठीक है। जबकि नेगेटिवली चार्ज हम इसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो कभी भी अपनी चमक शो ना करता, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब देखो, हीट रिलीज़ हो किसी भी चीज़ में से, जब हीट रिलीज़ होगी तो वो चमक शो करेगी ना। जब हीट ही एब्जॉर्ब होगी तो वो क्या चमक शो करेगी? इसी वजह से प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयनिक स्टेट। अच्छा जी, प्लाज्मा का कलर देख लें आप। कलर ऑफ प्लाज्मा, 2 ट्यूब्स ली हुई हैं, ठीक है। इसमें देखें येलो कलर का आपको लिक्विड टाइप जो शो हो रहा है, डार्क येलो कलर का जो आपको लिक्विड टाइप शो हो रहा है, उसको बोल रहे हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा ने हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अगर प्लाज्मा ना होता तो आज हम लोग रोशनी में ना बैठे हुए थे। इसका मतलब है कि प्लाज्मा को ऑफिस, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, होम्स, ठीक है, और हर चीज़ में प्लाज्मा इस्तेमाल हो रहा है जहाँ जहाँ पे हमें रोशनी की ज़रूरत होती है। ये लिक्विड जो है येलो कलर का, ये प्लाज्मा है। नीचे जो रेड कलर है उसको हम बोल रहे हैं रेड सेल्स। तो येलो कलर का जो होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और प्लाज्मा जो है ये एक लिक्विड टाइप होता है। प्लाज्मा की इम्पोर्टेंस हम पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा, इट एक्ट्स अ मार्कर, इट एक्ट्स अ मार्कर ऑफ रीनल फंक्शन। किडनी में भी प्लाज्मा यूज़ होता है, जो जिसको हम रीनल पैरामिड बोल रहे होते हैं, जो येलो येलो कलर के आपके किडनी में शो होता है। किडनी की आप पिक्चर अगर देखें तो उसमें येलो कलर का जो पोर्शन है रीनल पैरामिड वाली साइड पर देखेंगे तो वो प्लाज्मा है। रीनल जो है ना, ये किडनी को बोलते हैं, ठीक है। इट एक्ट्स एज मार्कर ऑफ रीनल फंक्शन। रीनल जो है किडनी को बोलते हैं। किडनी की अगर अक्सर आपने पिक्चर देखी हो, बायो में देख लें, उसमें जो येलो कलर की जो जगह शो हो रही होगी वहाँ पर प्लाज्मा पाया जाता है।
इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ GFR एंड RFP। यानी कि जो प्लाज्मा है ये मेजरमेंट करने के लिए शो होते हैं किसी भी चीज़ को। It is used as a guide to determine the effective dose of drugs which are cleared by kidney। किडनी के अंदर प्लाज्मा होता है जो येलो कलर की जगह होती है। जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, और वो मेडिसिन जो है हमारी किडनी में जब जाती है तो वो बाहर निकल जाती है, बाहर निकलती है, लेकिन पहले जो है प्लाज्मा उसको टेस्ट करता है कि हमने कितनी अमाउंट में उस मेडिसिन को लिया था। It is used as guide to determine the effective dose of drugs which are cleared by the kidney। के जो प्लाज्मा है जो किडनी के अंदर पाया जाता है, जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं और हमारी किडनी में जब जाती है तो प्लाज्मा टेस्ट कर रहा होता है, चेक करता है कि हमने कितनी मिकदार में मेडिसिन ली है। अगर हमने बहुत ज़्यादा मिकदार में ली होगी मेडिसिन तो हमारे ऊपर वो इफ़ेक्ट करेगी मेडिसिन, उसका असर हम पर शो होगा। लेकिन हमने कब ली है, इट्स ओके। इन ग्लोमेरुलर जो है ये किडनी का एक यानी कि किडनी जिस लिहाज से फंक्शन कर रही है उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, ये पोरस फॉर्म में होता है, ठीक है। इम्पेयरमेंट द रियल क्लियरेंस ऑफ क्रेटिनाइन एंड यूरिया डिक्रीज। क्रेटिनाइन जो है ना ये मसल्स का, ये समझ लें आप, मसल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि बिलीरुबिन जो है ये हेमोग्लोबिन में होती है, इसी तरीके से क्रेटाइन जो है ये हमारे मसल्स में पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये प्लाज्मा जो है ना द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इसको किस तरह अटैम्प्ट करना है मैंने हर चीज़ आपको इन स्लाइड्स में बता दी है। प्लाज्मा से रिलेटेड जो जो भी टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस किए इन स्लाइड्स में, आपने अपनी बुक पर उसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है और उसको याद करना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी है, इसका कलर बता दिया, इसकी शेप बता दी है, डेफिनेशन बता दी और आपने बुक से लिखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका 1 और 2 यानी 1.5 पेज जब लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, जब आप इसको अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट और क्लियर करके ओपन करेंगे। उसके बाद है 147 पेज पे डेंसिटी। डेंसिटी को पहले डिफाइन कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने इसको तैयार करना है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने डेंसिटी को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो वो मैं आपको फर्दर बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि जिस सब्सटेंस का आप मास ले रहे हैं उसी सब्सटेंस का आपने क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है, ठीक हो गया। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। रो यहाँ पर मैंने आपको स्लाइड में शो कर दी है कि डेंसिटी को किस से शो करते हैं। जो पी की तरह आपको शो हो रहा है ना, ये एक रो कहलाता है, ये पी नहीं है। पी की तरह यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये पी नहीं है, इसको हम रो बोलते हैं, रो। यानी डेंसिटी को डिनोट किससे किया जाता है, रो से। रो इज इक्वल टू एम ओवर मी, यानी कि m इज डिनोटेड टू मास, यानी जो स्मॉल m है वो मास को शो कर रहा है, और v जो है ये वॉल्यूम को शो कर रहा है।
सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी जिस सब्सटेंस का मास ले रहे हैं उसी सब्सटेंस का आपने क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। ऐसे यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि kgm-3। ठीक है, डेंसिटी की कुछ इक्वेशंस हैं येलो पेज नंबर 147 पे नीचे आप देखें डेंसिटी इक्वेशंस लिखा हुआ है येलो चार्ट में, वो इक्वेशंस आपने याद रखनी है। आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अब आपने डेंसिटी लिखा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। जब आपने इन्हीं डेंसिटी और वॉल्यूम और मास में से जब मास को मेजर करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मास हमारे पास आ जाएगा। यानी कि अगर आपने मास फाइंड आउट करना है तो आपने डेंसिटी और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इनकी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम में से वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम बताना है, तो उसके लिए फार्मूला है मास ओवर डेंसिटी। ठीक है, तो आप इन्हीं आपस में रिलेशन से आप इन सब को एक दूसरे से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा 147 पे नीचे ही डेंसिफिकेशंस की राइट साइड पे लिखा हुआ है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। इनको भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है, जैसे कि 1 मीटर क्यूब यानी कि 1 m3 इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर मीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 क्यूब, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 GCM-3। ये कुछ वैल्यू आपने याद रखनी है। और एक और बात, टेबल आपको दी गई है 7.1 डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये टेबल आपने याद रखनी है, इनमें सब्जेक्टिव आती है। अच्छा अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर। पेज नंबर 148 खोलें अपनी बुक का, ठीक है, उसको देखें। प्रेशर, प्रेशर की सबसे पहले व्हाट इज़ प्रेशर, तो प्रेशर की डेफिनेशन पिछला टॉपिक मैंने आपको बता दी कि वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से था डेंसिटी वाला। प्रेशर जो है ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अटैम्प्ट करना है। डेफिनेशन लिखनी है, उसकी इक्वेशन लिखनी है, इसका यूनिट लिखना है, आपके 2 नंबर पूरे। व्हाट इज़ प्रेशर, डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर जो है, प्रेशर को हम डिफाइन कर रहे हैं, प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड द प्रेशर। फोर्स इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स, यानी कि कैपिटल N होगा तो फिर पूरा नहीं लिखेंगे, स्मॉल n होगा तो पूरा न्यूटन्स लिखेंगे। एरिया इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, ठीक है। प्रेशर इज़ मेजर्ड इन पास्कल्स, वेयर 1 पास्कल इज़ इक्वल टू 1 N, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने डेफिनेशन बता दी। इस डेफिनेशन में प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स के बारे में बता दिया, एरिया के बारे में बता दिया। उसके बाद जो प्रेशर की हम क्या करेंगे, इक्वेशन कर लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स को F से डिनोट करेंगे और एरिया को कैपिटल A से। आपकी बुक में ही पेज नंबर 149 में प्रेशर का लास्ट वाला देखें, प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी इन SI यूनिट, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ Nm-2 इज कॉल्ड द पास्कल। अब आपसे ये ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है कि SI यूनिट में प्रेशर का यूनिट क्या है, तो आपने बताना है कि इन SI यूनिट द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल, 1 Nm-2 यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से डेफिनेशन कर लेते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, प्रेशर कि एटमॉस्फेयर जो है जब वो हम पर वेट डाल रही होती है ना, उसको बोलते हैं प्रेशर। एट सी लेवल दिस प्रेशर हैज़ बीन वैल्यू ऑफ टोटल 325 पास्कल्स रफली 14.69। ये लाइन आपने याद नहीं रखनी, जस्ट मैंने आपको उसकी डेफिनेशन पढ़ानी थी एटमॉस्फेयर प्रेशर की, तो वो फर्स्ट लाइन आपने याद रखनी है। और तीसरा की पॉइंट याद रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बी मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर।
आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसका नाम है बैरोमीटर। कि प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बैरोमीटर। ठीक है, प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। के अर्थ जो है ये एक ढकी हुई होती है एक लेयर से, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स टू फ्यू 100 किलोमीटर्स अबव सी लेवल। जो एटमॉस्फेयर है ये सी लेवल यानी कि समंदर की सतह से चंद 100 किलोमीटर दूर है। जस्ट एज सर्टन सी, यानी कि जैसे ही समंदर वगैरह हैं उनमें जो क्रिएचर्स वगैरह रहती हैं, बॉटम पर रहती हैं समंदर के, वी लिव एट द बॉटम ऑफ ह्यूज ओशन ऑफ एयर। वैसे ही हम समंदर से दूर एक हवा जो है वहाँ पर हम रहते हैं, यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन के इर्द गिर्द उसको कवर करने के लिए एटमॉस्फेयर जो होता है उसको, ठीक है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्योंकि एयर के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड बहुत सारी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सारी गैसेस होती हैं। द डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। डेंसिटी जो है एयर में वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है एटमॉस्फेयर की। इट डिक्रीज कॉन्टीन्यूसली एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। डेंसिटी कम होती है इसका मतलब है मैस कम होता है, बट वॉल्यूम क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम के रिलेशन से हम इसको फाइंड आउट कर लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट आता है और एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरीके से करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और उसके एक्सपेरिमेंट भी लाजमी लिखना है। बेशक ही शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन आपने इसको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, और नीचे वाला एक्सपेरिमेंट लिख देना। आपके पूरे 2 नंबर मिलेंगे। साथ में आपने फिगर बनानी है 7.11। अच्छा, अब क्या है कि प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा हमने डिवाइस यूज़ किया था? बैरोमीटर। चलिए जी हम बैरोमीटर को डिस्कस कर लेते हैं। ये बैरोमीटर दिखाया गया है, ठीक है। ऊपर इसके वैक्यूम है, नीचे उसके सी वैक्यूम से नीचे सी लेवल प्रेशर है यानी कि 76 सेंटीमीटर। उससे नीचे वाइट कलर का जो एक ट्यूब है, लेकिन उसके अंदर जो वाइट कलर का थोड़ा सा शोर है उसको बोल रहे हैं मरकरी, ठीक है। और नीचे मरकरी जो है वो दिखाई गई है। मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए बताया गया कि प्रेशर जो है इसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं, एक आला यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं मरकरी बैरोमीटर, ठीक है। उसके बाद है वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये डिस्कस कर लेते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज एज वी गो अप। हमने पहले पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ज़मीन से, बहुत दूर जाते हैं, सी लेवल से ऊपर जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन इज़ लोअर देन एट सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर हम उसको माउंटेन्स पर देखें, पहाड़ों पर देखें, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू सी लेवल, क्योंकि समंदर जो ज़मीन पर होता है तो एटमॉस्फेयर जो उसका जो प्रेशर है वो ज़मीन पर ज़्यादा होगा, लेकिन माउंटेन जो है वो समंदर से दूर है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर वहाँ पर बहुत कम होगा, ठीक है। ये भी जस्ट आपने इसको रीड करना है इस पूरे टॉपिक को। इसमें से ना लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए टॉपिक्स बताए गए हैं। फोर्स और प्रेशर का रिलेशन देख लेते हैं। हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अच्छा, यहाँ पे 2 कंटेनर रखे हुए हैं, एक जगह लिखा ग्रेटर वॉल्यूम लोअर प्रेशर, एक लिखा हुआ है लेस वॉल्यूम हाई प्रेशर। अच्छा, अब देखें, पहले तो आप राइट साइड पे कंटेनर है जिसके मालिक्यूल्स नीचे बॉटम पर दिखाए गए हैं, उसको आप देखें। पहले तो वो एक कंटेनर था, ठीक है, और मालिक्यूल्स जो थे वो ऊपर की तरफ थे, रैंडमली मूव कर रहे थे। मैंने पिस्टन से नीचे लेकर आई, यानी पिस्टन को मैं जैसे नीचे लेकर आई हूँ, मालिक्यूल्स जो हैं वो दब गए हैं। नीचे देखें, मालिक्यूल्स क्या हैं वो दब गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं पिस्टन को जैसे लेकर आई हूँ नीचे, तो प्रेशर मैंने डाला है मालिक्यूल्स पर,
प्रेशर को मॉलिक्यूल्स पर जब मैंने अटैक करवाया तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉटम पर आकर चिपक गए हैं, अटैच हो गए। इसका मतलब है कि प्रेशर मैंने ज़्यादा डाला, तो प्रेशर ज़्यादा डालने से वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पर जो पिक्चर है उसको आप देखें, तो वहाँ पर मैं प्रेशर बहुत कम लगा रही हूँ। जैसे मैंने प्रेशर को कम लगाया तो वॉल्यूम देखें बहुत ज़्यादा है, यानी स्पेस देखें बहुत ज़्यादा है। लेफ़्ट साइड पर देखें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं, जबकि राइट साइड पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ हैं। प्रेशर इन लिक्विड है, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर का, ठीक है। तो प्रेशर इन लिक्विड जो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ। आपकी बुक का पेज नंबर 151 ओपन करें, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे अपलोड कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से अब हमने प्रेशर इन लिक्विड को है डिस्कस करने हैं। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, जो लिक्विड है ये प्रेशर को एक्सर्ट करती है। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, कि लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो तमाम डायरेक्शन में क्या हो रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है। इफ़ वी टेक अ प्रेशर सेंसर, अगर हम एक प्रेशर सेंसर लेते हैं, एक ऐसा सेंसर जो प्रेशर को मेजर करता है इनसाइड अ लिक्विड, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ प्रेशर सेंसर, कि ऐसा डिवाइस जो कि लिक्विड के अंदर प्रेशर को मेजर करता है उसको बोलते हैं प्रेशर सेंसर, ठीक है। प्रेशर सेंसर की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद है देन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ सेंसर। जैसे जैसे हम डेप्थ पे आते हैं सेंसर की, तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो हमें मालूम होता रहता है, वेरीज होता रहता है। अच्छा, एक डायग्राम दी गई है 7.13, उसको एक्सप्लेन किया गया है। कंसीडर अ सरफेस ऑफ एरिया ए इन अ लिक्विड एट द डेप्थ एच, डेप्थ को एच से मेजर किया गया है। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ लिक्विड ओवर दिस सरफेस विल बी एच, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस विल बी वेट डब्ल्यू ऑफ द लिक्विड अबव द सरफेस। इफ़ रो इज़ द डेंसिटी, हमने पढ़ा था कि डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एम इज़ द मास ऑफ द लिक्विड अबव द सरफेस, सो फाइनल इक्वेशन विल बिकम रो इज इक्वल टू रो जी एच। अच्छा, अब क्या है कि ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पेज नंबर 152 ओपन करें। लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा है प्रेशर इन लिक्विड का, इसकी इक्वेशन देखें। पूरी डेरिवेशन करनी है आपने, तब जाके आपने ये P इज इक्वल टू रो जी एच निकालना है। मैंने तो जस्ट यहाँ पे आपको डायरेक्ट इक्वेशन दिखाई है ना प्रेशर इन लिक्विड में, ये जो मैंने आपको स्लाइड में दिखा रहे हैं कि प्रेशर एट डेप्थ एच P इज इक्वल टू रो जी एच। तो आपने इसको डेरिवेशन करना है, यानी आपने पूरी इक्वेशन लिखनी है, तब जाके आपने बताना है कि जो P है वो रो जी एच के इक्वल है। सो P इज इक्वल टू रो जी एच कैसे निकालना है, तो यहाँ पर देखें F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। उसके बाद जो है ए एच रो जी आएगा। अच्छा, उसके बाद हमें पता है कि P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ठीक है। तो P की जगह आपने पूरी वैल्यू लिखें ए एच रो जी, ठीक है। और नीचे जो आपने एरिया लिखा वो लिखें। अब ए से ए कट जाएगा तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, P इज इक्वल टू रो जी एच। अगर आपसे कहा जाए कि प्रेशर जो है वो प्रेशर डराइव करो जो आप लिक्विड पर लगा रहे हो, तो आपने यही पूरी डेरिवेशन लिखनी इक्वेशन की, तब जाके आपने बताना कि जो प्रेशर है वो रो जी एच के इक्वल है। लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ से डिस्कस कर दिया, बता दिया कि क्या क्या चीज़ें जो थी इसमें इम्पोर्टेंट थी। तो मैं दोबारा से आपको बता दूँ कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं। पेज नंबर 145 ओपन कर लें अपनी बुक का। अच्छा, अब मैं जस्ट आपको यहाँ से बता रही हूँ, मैंने आपको रीड नहीं करवाना, जस्ट बताना है। 7.1 आर्टिकल है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। इसके 3 फीचर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस जो दिए गए हैं, ये जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, या इनके ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर बताई गई इनमें डिफरेंस पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसी तरीके से जो प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी डायग्राम बनानी है, इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, ठीक है।
इसकी वर्थ लिखनी है, इसकी अहमियत बतानी है और पूरे इसके बेनिफिट्स बताने हैं कि प्लाज्मा जो है, अच्छा फिर इसका कलर बताना है, फिर ये इसकी स्टेट बतानी है कि प्लाज्मा जो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में होता है, तो आपने बताना है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, इस तरह का। अच्छा उसके बाद है डेंसिटी। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसकी जस्ट डेफिनेशन लिखनी है। डेंसिटी इक्वेशन है पेज नंबर 147 पे, डेंसिटी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डेफिनेशन लिखनी है, और 147 का जो लास्ट है डेंसिटी इक्वेशंस, आपने इस डेंसिटी इक्वेशंस जो है तीनों की तीनों लिखनी है। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू अगर मैस और वॉल्यूम है तो इस पूरी इक्वेशन से आप मैस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैस को फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे तो मैस ओवर डेंसिटी डिवाइड हो जाएंगे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, आपने इसका यूनिट लिखना है, ठीक है, और फिर आपने एक एग्जांपल देनी। अच्छा आपके ना एक एमसीक्यू से आपसे पूछा जाता है डेंसिटी ऑफ इक्वेशन जो यहाँ पर येलो में शो की गई ना, इससे ऊपर देखें लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको आप अंडरलाइन करें, और साथ में 7.1 टेबल दी गई है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स दी गई हैं, इनको आपने याद रखना। उसके बाद था प्रेशर। प्रेशर भी जो है एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रेशर की आपने डेफिनेशन लिखनी है और प्रेशर को पूरे इसकी इक्वेशन को पूरा डिराइव करना है, जैसे कि P=F/A, ठीक है, फोर्स न्यूटन है और एरिया मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, और प्रेशर को हम पास्कल बोलते हैं। पास्कल जो है इसका SI यूनिट है, पास्कल जो है प्रेशर का कौन सा यूनिट है, SI यूनिट है। ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछी जाए कि प्रेशर का SI यूनिट बताएं तो आपने बताना है पास्कल। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके हवाले से बताना है कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, इसकी डेफिनेशन आपने जो याद रखनी है। ना ही इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लेकिन फिर भी अगर पूछेगा तो जस्ट आपसे इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको आना चाहिए। एक्सपेरिमेंट आपने लिखना है लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन में भी, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। उसके बाद है मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपने इसको पूरा रीड करना है फुल ईमानदारी के साथ, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं वो आपसे। और पेज नंबर 150 पे वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये भी ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। और साथ में डू यू नो वाली जो डायग्राम है उसके नीचे जो लिखा गया है वो भी आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर आ सकती हैं। साइड पर अगर छोटी छोटी टेबल दी जाएँ आपके चैप्टर में अगर हो तो आप उनको रीड कर लिया करें अच्छे तरीके से, और उसको अपने जहन में बिठाया करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कभी कभार ऐसा होता है कि एक ना एक ऑब्जेक्टिव जो है वो चैप्टर के दरमियान में से आ सकती है। अब ये नहीं पता कि कौन सा चैप्टर है जिसके दरमियान में से ऑब्जेक्टिव आएगी, तो आपने पूरे मार्क्स लेने हैं, इसलिए पूरे मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव आने चाहिए। लास्ट टॉपिक है 7.5 का प्रेशर इन ए लिक्विड, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेशर इन लिक्विड में आपने ये एक इम्पोर्टेंट लॉ क्वेश्चन है, आपने इसको ऊपर जो लिखा हुआ है लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर, आपने ये लिखना है, इसकी डायग्राम बनानी है, नीचे पूरी एक्सप्लेनेशन देना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। जब आप इसकी इक्वेशन को ड्राइव कर रहे होंगे तो आपने पूरा इसको ड्राइव करना है अच्छे तरीके से, और फिर जाकर आपका क्या है ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक जो था हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर नंबर 7 के, एंड आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैंने आपको अब पिछले चैप्टर से कुछ भी रिलेटेड आपको नहीं मतलब इस चैप्टर में बताया, क्योंकि ये चैप्टर जो था यूनिट नंबर 6 से टोटली डिफरेंट था, तो मैंने डायरेक्ट जो है इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया। एंड आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स एंड माई बेस्ट विशेज़ ऑलवेज़ विद यू। और अगर कोई भी मसला हुआ, वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि 9th जो बच्चे होते हैं 9th 10th के, इनको जस्ट बुक तक ही महदूद रखा जाता है, लेकिन मैंने आपको पिक्चर से साफ साफ इसको समझा दिया है, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा एंड होता है, चलें ठीक है।